नमस्कार, द पीके टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरती शर्मा। और सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करेंगे द पीके टाइम्स के बेहद खास कार्यक्रम खम्मा गणी नेताजी में। इस कार्यक्रम में हम सत्ताधीश और सत्ता के दावेदारों से सवाल करते हैं। जी हाँ, तो चलिए आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, दरअसल वो राजनीति में महज 23 वर्ष की उम्र में आए हैं। जी हाँ, वर्ष 2000 में उन्होंने जैसलमेर पंचायत समिति से जो है वो प्रधान बने, 2005 में वो जिला प्रमुख बने और 2008 में जैसलमेर के पोखरण विधानसभा में वो विधायक के तौर पर 2 बार चुने जा चुके हैं और फिलहाल वो कैबिनेट मंत्री भी है। चलिए स्वागत करते हैं कैबिनेट मंत्री सालिम मोहम्मद जी का। सर, बहुत बहुत स्वागत है पीके टाइम्स में। नमस्कार। दरअसल सर, तमाम पहलुओं पर हम आगे बातचीत करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर सालिम मोहम्मद जी का जो बचपन है वो कैसे बीता। देखो, आज से 45 से पहले 45 साल बहुत बड़े होते हैं उस समय जी। तो मैं 1977 में मेरा जन्म है जी। तो उस समय गांव का जीवन एक अलग जीवन हुआ करता था। संसाधनों की भी कमी थी। आज तो संसाधनों की कमी भी नहीं है जी। तमाम चीज़ें भी उपलब्ध हैं, पर उस समय हालात जो होते थे तो उन हालातों के अंदर भी मैंने देखा कि तमाम चीज़ें स्कूल में वहाँ तक जब गांव के अंदर 8 तक होती थी या 5 तक हुआ करती थी, गांव में एक अलग माहौल हुआ करता था। तो बचपन गांव का एक अनूठा बचपन हुआ करता था। तो वो अपना एक अलग माहौल हुआ करता था। तो मैंने वहाँ 5 क्लास के बाद में वहाँ मैं शहर में आ गया। उसके बाद मेरा पूरा एजुकेशन शहर से हुआ। पर गांव का माहौल और उस समय की जब बचपन देखते हैं तो आज भी उसको याद करते हैं कि आज हर आदमी से मिलना जुलना, वहाँ चाहे दिन में हो चाहे रात को लेट नाइट तक आपस में बच्चे खेलते रहा करते थे। तो उस समय एक अलग माहौल हुआ करता था। और आज के बच्चों में कंप्यूटर का ज़माना, दिन रात मोबाइल पे तमाम चीज़ें, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, उसमें चलते हैं। पर वो जो आज से 50-45 साल पहले की बात करूं तो उस समय के हालात और आज के हालातों में काफ़ी चीज़ें फ़र्क है। तो आज जो हमारा जो बचपन था, मैं समझता हूँ वो बचपन कभी वापस नहीं आ सकता। जी बिल्कुल। गाजी फकीर जो कि आपके पिताजी हैं, और अगर ये कहें हम कि आपको राजनीति विरासत में मिली है तो गलत नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपसे जानना चाहूँगी, क्या आप राजनीति में आना चाहते थे? नहीं, ये बिल्कुल सही है कि मेरा परिवार हमेशा से राजनीति से जुड़ा हुआ था जी। हमारे समाज का, यहाँ के तमाम सभी धर्म जाति के लोगों का इतना प्रेम हुआ करता था कि आपसे कोई भी छोटा मोटा, कोई आपस में भी कुछ छोटा मोटा हो गया तो वो लोग बैठ करके आपस में सुलझ जाते थे। तो उस समय भी लोगों का एक प्यार भी था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं राजनीति में आऊँगा और आज यहाँ तक मैं पहुँचूँगा। मैं तो सोच रहा था कि समाज के माहौल में रहना और समाज के साथ में जो हमारे पूर्वज करते आए हैं तो वही सेवा का, सामाजिक सेवा तो हमारा पहले से काम था जी। क्योंकि सामाजिक लोगों से जुड़े हुए थे। तो आज भी हमारे यहाँ जो सिस्टम है पंचायती का, तो वो अभी भी चलता है। लोग कोर्टों में कम जाते हैं और ऐसे कोई विवाद होते हैं तो आपसी में बैठ करके उन विवादों को हम सुलझाते हैं। तो ऐसी चीज़ों में सोचा नहीं था कि राजनीति में जाएंगे। पर पिताजी ज़रूर कांग्रेस पार्टी से हमेशा से जुड़े रहे थे और उनका सभी पार्टियों के लोग भी उनका आदर करते थे, सम्मान करते थे। और फिर जैसे जैसे लोगों को प्यार बना तो हर चीज़ में प्रधान बन गया, प्रमुख बन गया। जब परिसमन हुआ, जिले में एक ही विधायक सीट थी और उसके बाद में जैसे ही 2 सीटें हुई, पोखरण जैसलमेर से अलग हुआ, तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि परिसमन के बाद में मुझे मौका मिला। मेरे पिताजी उस समय भी लोगों की सेवा करते थे। मेरे चाचा जब निर्दलीय चुनाव लड़े थे वो भी प्रधान रहे, प्रमुख भी रहे। जब पार्टी से टिकट मांगा, टिकट नहीं मिला, तो उस समय जब निर्दलीय चुनाव लड़ा उस समय भी लोगों का एक प्यार मोहब्बत मिली थी। और उसके बाद में पार्टी ने हमें अच्छी हमेशा सम्मान दिया, आदर दिया। और राजनीति में जब आदमी एक बार कोई परिवार में कोई आ जाता है तो फिर वो राजनीति में तो पूरा परिवार रहता है। तो मैं तो कहता हूँ कि विरासत में मिली मुझे, तो सब कुछ उन्होंने ही बनाया है, आज उनकी कमाई हम खा रहे हैं जी। सूबे के मुख्यमंत्री जो है अशोक गहलोत जी आपकी वर्किंग स्टाइल को काफी पसंद करते हैं, तो आखिर ये संभव कैसे हो पाया? क्या ऐसा कार्य किया आपने?
देखो, अशोक गहलोत साहब से मैं जब पंचायत समिति का प्रधान बना था जी। तो उनकी जो वर्क स्टाइल थी, लोगों के प्रति उनका एक प्यार मोहब्बत स्नेह भरा जो मिलाप था, वो मिलाप हमें भी खींच के लाया। और मेरे परिवार के लोग भी अशोक गहलोत साहब से जुड़े हुए थे। और मैं जैसे ही 2000 प्रधान बना, हमारे विधायक हुआ करते थे गोवर्धन दास जी कल्ला, तो उन्होंने उनके साथ में हमेशा रहता था। तो उनके साथ में गांव में जाना, वो विधायक थे तो मैं प्रधान था, तो वो अशोक गहलोत और गोवर्धन दास जी कल्ला, उनका एक अलग ही प्रेम था। वो उम्रदराज आदमी थे तो उनका भी वो मान सम्मान रखते थे। तो मैंने देखा कि उनका जो जुड़ाव था वो सीधा पब्लिक से था। वो लोगों के उन मुद्दों पे बात करते थे जो एक लोगों को परेशानी हो रही है, कठिनाई है, कैसे उसको दूर किया जाए, विकास के काम किस प्रकार से करा जाए, लोगों की परेशानियों का हल किया जाए। तो वो तमाम चीज़ें मैंने अशोक गहलोत साहब की देखी थी। तो अशोक गहलोत साहब का हमेशा आशीर्वाद रहा। तो मैं लगभग 2000 में राजनीति में आया और आज तक मुझे 23 साल हो गए। तो 23 साल से लगातार मैं अशोक गहलोत साहब के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और आज भी आज देखते हैं कि आज मारवाड़ की गांधी, आज जननायक, आज तीसरी बार मुख्यमंत्री बनना, तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो ऐसे व्यक्ति के साथ रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमें भी कुछ सीखने को मिलेगा। जी सर, अगर हम आपके राजनीति की करियर की बात करें तो आपने प्रधान के पद पर जो है राजनीति की शुरुआत की, उसके बाद आप जिला प्रमुख बने, उसके बाद आप विधायक बने पोखरण विधानसभा के, और कैबिनेट मंत्री भी आप रह चुके हैं। तो किस तरीके से जिम्मेदारियां बढ़ती गई और किस तरह से जो है जिम्मेदारियों का निर्वहन आपके लिए संभव हो पाया? देखो, जब मैं पहली बार प्रधान बना था जी, जब 23 साल में, लगता था कि भाई यही छोटा बच्चा प्रधान बन गया है। आजकल छोटे बच्चे 23-21 साल में आते हैं, जो बनते ही हैं। पर 23 साल में जब पहली बार मैं उस उम्र में बना था, तब लोगों को लग रहा था भाई छोटा बच्चा है, अभी इनको समझने का टाइम लगेगा, तो वक्त लगेगा, काम कैसे कराएंगे। तो जैसे ही मुझे जिम्मेवारी मिली, उसके बाद में मैं जो हमारे पुराने लोग हैं उनके साथ मिल कर के 5 साल का कार्यकाल पंचायत समिति का निकाला, बड़ा शानदार निकाला। और जैसे ही 5 साल पूर्ण हुए, वापस पंचायती राज का चुनाव आया, तो मुझे लोगों ने वहाँ से निर्विरोध जिताया पंचायत जिला सदस्य से। फिर मुझे जिला प्रमुख भी बना दिया, वो भी कार्यकाल 4 साल का रहा। तो जब भी मुझे कोई जिम्मेवारी मिली तो मैंने बेखूबी अच्छी तरह से निभाई। और मेरा हमेशा था कि किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं हो, और सरकार की जो योजनाएं थी उन योजनाओं को मैंने धरातल पे उतारने का प्रयास किया। कोई भी जनप्रतिनिधि मेरे पास आया, पंच, सरपंच, वार्ड पंच या कोई भी मेंबर्स था, तो उनका मैंने सम्मान भी रखा। और मैंने प्रयास किया कि मेरे हाथ से, मेरी कलम से जितना अच्छा काम हो सकता है वो तमाम काम मैंने जो है उस समय भी करने का प्रयास किया। तो आज जब मेरा ये वर्क जो था, उस काम की वजह से एक जनता का पूरा प्यार मिला, और उसी की वजह से प्रमुख प्रधान के बाद में पोखरण विधानसभा से मुझे लोगों ने विधायक भी चुना, और उनके आशीर्वाद से मुझे दूसरी बार भी विधायक बनने का मौका मिला। और वो सब उसके बाद में कैबिनेट मंत्री अशोक गहलोत ने अपनी सरकार में शामिल कर दिया। तो मेरा हमेशा जनता से जुड़ा रहा है सीधा, और हमेशा प्रयास करता हूँ कि जनता के लिए जितना समय दे सकता हूँ वो समय मैं दूँ। जी बिल्कुल। अगर हम पोखरण विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो वो कौन से बड़े कार्य है जो आपके द्वारा करवाए गए यहाँ पर? पोखरण विधानसभा जब मैं 2008 में आया था जी, उस समय और आज के हालातों में बहुत बड़ा चेंजिंग है। वो भी मैंने हालात देखे थे जब जिले में एक विधायक हुआ करता था, तो मुश्किल से हर पंचायत में पहुंच पाता था। आप भी कल परसों घूमे होंगे कि आज वो नोखा चौर, उसके बाद में इधर जाओगे तो शिव विधानसभा, फिर बालोतरा विधानसभा, तो ये 3-4 विधानसभा, इधर शेरगढ़ लग रही है, इधर देचू लग रहा है। तो 4 विधानसभाओं में घिरा हुआ था, और एक विधायक कितने भी कोशिश कर ले फिर भी वो आदमी वहाँ तक पहुँच नहीं पाता था। फिर 2008 के बाद में लोगों में एक उम्मीद जगी कि आज तमाम चीज़ें आप देखें विकास के अंदर, चाहे चिकित्सा सुविधा हो, हमारी पीएससी बनाना हो, सीएससी बनाना हो, सब सेंटर बनाना हो, आज जिला हॉस्पिटल हो गया, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। ये ट्रॉमा सेंटर वहाँ पर हो गया। तो तमाम चिकित्सा की जो सेवाएं हैं उन सेवाओं को हमने सुदृढ़ करने का प्रयास किया। आज सड़कों का जाल बिछ गया, इतनी हमने सड़कें बना दी। आज मेरे विधानसभा में इन 4 सालों के अंदर 1200 किलोमीटर हमने सड़क बना दी। मुख्य जितनी भी सड़कें थी उन सड़कों को आज चौड़ीकरण करा दिया, डबल सड़क बन गई। तो आज किसान को, महिलाओं को, युवाओं को, तमाम जो लोग हैं उन सभी को सड़क सुविधा मिलती है।
उसी से तो उस विधानसभा का विकास होता है। तो आज देखेंगे मेरी विधानसभा में पोखरण से आप भैंसड़ा जाओगे तो वहाँ डबल सड़क बनेगी, आप पोखरण से थाट राजमथई जालोड़ा जाओगे वहाँ डबल सड़क बनेगी, पोखरण से फलसूर जाओगे तो डबल सड़क मिलेगी, आप उजला से होकर के रातड़िया जाओगे, स्वामी ढाणी जाओगे तो वहाँ भी आपको डबल सड़क बनेगी। तो आज 250 आबादी का हमारा एक भी ऐसा गांव नहीं है कि वो सड़क से वंचित हो। आज विकास के काम देखें तो कभी कभी तो हम खुद भूल जाते हैं, इतने हमने काम करा दिया। जिले में 3 पंचायत समितियाँ थी, आज 7 समिति हो गई। आज जितनी पंचायतें थी उसकी डबल हमने ग्राम पंचायतें बना दी। कॉलेजें देखो आप, जिले में 2 कॉलेज हुआ करती थी, या तो जैसलमेर में, उसके बाद में पोखरण में। आज छोटे छोटे कस्बों में, अकेली पोखरण विधानसभा में हमने 6 कॉलेजें बना दी और कृषि महाविद्यालय अलग बना दिया। आज के मेडिकल कॉलेज बन गए यहाँ पर। तो ये तमाम चीज़ें हुई हैं। आज विकास के काम तो इतने हो गए कि मैं खुद गिनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं यही तो चाहता था कि पोखरण के तमाम जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को अच्छी करें, सुदृढ़ सुविधाएं कराएं, ताकि पोखरण का व्यक्ति किसी छोटे मोटे काम के लिए आसपास में या जिला स्तर पे आने की जरूरत नहीं रहे। तो मैं समझता हूँ आज हमारे छोटे छोटे जो कस्बे, भड़ियाना है, नाचना है, साकड़ा है, इन सब जगह तमाम उप तहसील और तहसीलें बनी है फरसोड़ में, तो वहाँ तमाम सुविधाएं लोगों को आज सीधा मिल रही है। तो विकास मैं समझता हूँ कि 2008 से लेकर के और अभी 2023 यहाँ तक हमने विकास में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी है। और आज पोखरण विधानसभा जो है हर चीज़ में नंबर 1 है। जी। अगर मदरसों में हम आधुनिक शिक्षा की बात करें तो उसमें क्या इंतजाम किए गए? मदरसा बोर्ड, जब मुख्यमंत्री जी ने मुझे पहली बार अक़लियत के लोगों का खिदमत करने का मौका दिया जी, और उसके बाद में जब मैंने विभाग संभाला तो उस समय मैंने देखा कि विभाग मदरसा बोर्ड तो सिर्फ एक शिक्षा विभाग से अलग हुआ, एक कागज़ पे चल रहा था। और मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा कि इनके लिए, आप अक़लियत के लोगों के लिए एजुकेशन में सुधार के लिए जितना अच्छा काम कर सकते हो वो काम करो। तो मैंने उनको संवैधानिक दर्जा दिया, उनके लिए एक्ट भी बनाया। आज हमारे मदरसे सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी तक बढ़ने जा रहे हैं। आज सरकारी स्कूल में जो सुविधाएं हैं वो तमाम सुविधाएं आपको मदरसा के अंदर भी मिल रही है। आज उनको पोशाकें भी मिल रही है, कंप्यूटर भी मिल रहा है, फर्नीचर भी मिल रहा है, स्मार्ट क्लास रूम भी मिल रहा है। आज बिना छत वाले मदरसों में हम उनके यहाँ छत भी डाला रहे हैं, भवन भी बना रहे हैं, आधारभूत संरचना को तैयार कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज तक मदरसा बोर्ड बनने के बाद में जो हमेशा एक छोटी अलमारी, संदूक दे के काम चलाते हैं, दरी पट्टी दे करके, आज हमने उस आधारभूत संरचना को खड़ा किया है। जो आज 2 लाख बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं, उनके भविष्य को हमने तय किया है कि वो दीनी और दुनियाई दोनों तालीम लेकर करके आज देश में एजुकेशन की जो जिस प्रकार से देश तरक्की कर रहा है उस तरक्की में मदरसे के बच्चे भी साथ में शामिल हो। तो मैं समझता हूँ एक अच्छा हमने प्रयास किया है और सरकार का पूरा एक सहयोग रहा, उनकी पूरी मदद रही मुख्यमंत्री जी की, और उसी की वजह से मैं समझता हूँ कि मदरसा बोर्ड आज ऊंचाइयाँ छू रहा है। जी। मदरसों में सर एक बच्चों के सरकारी बीमा कराने की जो योजना है वो क्या है? देखो, मैंने देखा कि काफ़ी बच्चे ऐसे होते थे कि बीच में एक बूंदी के पास में एक्सीडेंट हो गया जी, और वो 3 बच्चे ख़त्म हो गए। तो उसमें देखा कि उनका बीमा नहीं था तो उनको क्लेम नहीं कर पाए। बच्चे परिवार में कभी कभी बीमा नहीं करा पाते। तो हमने तय किया कि राजस्थान सरकार की तरफ से जो 2 लाख बच्चे थे उन सभी का हमने बीमा करा दिया। तो खुदा न खास्ता कोई ऐसी कैजुअलिटी होती भी है तो कम से कम उनके परिवार को एक संबल देने के लिए कुछ पैसा मिल जाए। तो आज पूरे 2 लाख बच्चों का राजस्थान के अंदर मदरसा बोर्ड में सबका हमने लगातार हम बीमा कर रहे हैं, ताकि एक बीमा करने की पॉलिसी जैसे चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा करते हैं तो बीमा योजना के एक अपने फ़ायदे हैं। तो ये पहली बार हमने अच्छी शुरुआत की और उसका सीधा लाभ जो है बच्चों को मिल रहा है। जी सर, क्योंकि आप यहाँ पोखरण विधानसभा से 2 बार विधायक रह चुके हैं, तो वो 2 कौन से ऐसे काम है जिस पर जनता ने भी आपको कहा हो कि वाह नेताजी कमाल कर दिया, बहुत ही अच्छा काम किया, जिससे सुकून मिला हो आपको भी ये काम करके? देखो, सुकून तो आज कई बार ऐसी चीज़ें हमने की है कि लोग कहते हैं कि यार ये बहुत बड़ी ज़रूरत थी जी, और आपने पूरी की है। जैसे मैंने DTO कार्यालय बनाया, पहले RJ 15 था जैसलमेर, तो जैसे RJ 55 नाम से जिला परिवहन कार्यालय बना तो लोगों में एक उम्मीद थी कि भाई देखो ये आज हमारा बहुत बड़ा काम हो गया। फिर एक CSE को उप जिला हॉस्पिटल और जिला हॉस्पिटल बनने के बाद में लोगों में एक अलग खुशी थी, और युवाओं ने
जैसे हमने कॉलेज को कर्मणित कराया और कृषि महाविद्यालय बनाया तो लोगों में खुशी थी। तो ये ऐसे काम है। बनियाना क्षेत्र का रूरल एरिया था तो वहाँ कुछ भी नहीं, उप तहसील थी। आज वहाँ पर मैंने पंचायत समिति और उपखंड अधिकारी बिठा दिया तो वहाँ लोगों का जितना खुशी का माहौल था, उनके मन में जो प्रेम था वो प्रेम उस समय झलका था। तो ऐसे कई चीज़ें, एक दो काम नहीं, ऐसे गिनती के मैं कई काम गिना सकता हूँ कि जब वो कामों की घोषणा हुई और धरातल पे उतारा तो लोगों का उत्साह जो चेहरे पे झलकता है वो उत्साह मैंने उस समय देखा। तो मैं समझता हूँ कि जो काम हुए हैं वो ऐसे काम है कि वो पीढ़ियों तक याद किए जाएंगे। जो पीढ़ियों तक काम याद किए जाते हैं, छोटे मोटे काम तो व्यक्तिगत किसी के होते हैं, किसी के नहीं हो पाते हैं, पर ये जो काम होते हैं उन कामों के लिए पीढ़ियाँ याद करती हैं कि फलाना सरकार थी, फलाना विधायक था और उसके कार्यकाल में ये चीज़ खड़ी हुई है। तो ये जब चीज़ें होती हैं तो दिल को सुकून तो मिलता ही है। राजस्थान में अगर हम मुस्लिम विधायकों की बात करें तो वो संख्या बहुत कम है और इकलौते मंत्री भी आप हैं अगर हम इस कौम की बात करें तो। ऐसे में क्या कभी खुद को अकेला महसूस करते हैं आप? देखो, आज जितने भी मंत्री हैं, जब मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब जैसे हो तो अकेला तो कोई महसूस कर ही नहीं सकता, क्योंकि उनकी तो वर्किंग स्टाइल ही ऐसी है कि वो सबको साथ लेके चलते हैं। जो मंत्री जो मांग रहा है अपने विभाग में, जब वो सब कुछ मिल जाए तो फिर उसमें कमी किस बात की। पर अब तो हम 2 मंत्री हो गए। अब जायदा जी भी वो उसमें शिक्षा राज्य मंत्री बन गई और अब तो मुख्यमंत्री जी ने जितने बोर्ड थे उन बोर्ड में जितने विधायक थे माइनॉरिटी के, उन सभी को राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया। हाँ, कैबिनेट में पहली बार मैं बना हूँ और दुरुमिया के बाद में मुझे मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिला तो आज कैबिनेट में हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात में कैबिनेट तक मौका मिलना, और पहली बार मंत्री बनते ही, हमेशा जो मंत्री बनते हैं वो राज्य मंत्री बनते हैं, राज्य मंत्री के बाद में उनका प्रमोशन होता है, पर मेरे को आशीर्वाद ऐसा मिला कि मैं सीधा कैबिनेट मंत्री बना। तो मैं समझता हूँ मैं अकेला कभी नहीं महसूस करता हूँ, पर आज जो भी जनप्रतिनिधि हैं उन सबका अपने अपने क्षेत्र में एक दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि उस क्षेत्र के विकास के लिए काम करें। आज विधायकों को लोग अपनी कौम से जोड़ लेते हैं। आज कोई भी विधायक हो, हाँ कौम का सहयोग होता है, उनके पीछे कौम खड़ी रहती है, पर 36 कौम साथ रहती है तभी वो विधायक बनता है। किसी एक कौम से कोई विधायक नहीं बनता है। तो हमारा तो हमेशा जो रहा है कि एक आपस में सब मिल करके सबके सहयोग से मैं समझता हूँ हमने अच्छा काम किया है, इसलिए कभी अकेला कभी महसूस नहीं किया। पर ज़रूर है, जब एक मंत्री अकेले हैं तो समाज के लोग ज़्यादा उम्मीद करते हैं और मैं प्रयास करता हूँ कि उनकी उम्मीद भी मैं खरा उतरूँ। जी बिल्कुल। मुख्यमंत्री गहलोत ने आप पर भरोसा जताया, आप उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे, तो क्या आपको वाकई लगता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो एक अभिभावक की भूमिका में बिल्कुल अच्छे से निभाते हैं? बिल्कुल, उनकी कथनी और करने में फ़र्क नहीं होता जी। और वो अभिभावक के लिए हमें रास्ता बताते हैं, और अभिभावक जो काम करता है बच्चे को डांटना, जब बच्चे को सही रास्ता बताना, वो चीज़ें अशोक गहलोत के अंदर है। आज यदि कोई चीज़ हम रास्ता भटक रहे हैं या अपने दायित्व पे खरा नहीं उतर रहे हैं तो उसमें वो चीज़ है कि चाहे हम उनके पीछे आगे कुछ भी नहीं है, पर वो हमेशा ये कहते हैं कि आप अपनी कलम से अच्छा काम करो, आप अपनी कलम से वो काम करो जो लास्ट पंक्ति में गरीब आदमी बैठा है, उस आदमी का भला कैसे हो सकता है, उस आदमी के लिए काम करो। तो वास्तव में अशोक गहलोत में मैं तो 2000 से जुड़ा हुआ हूँ, 23 साल से उनसे जुड़ा हुआ हूँ। तो 23 साल तक मैंने देखा है अशोक गहलोत जी के पास में जब भी वो मुख्यमंत्री रहे हो चाहे नहीं रहे हो, वो चाहे किसी भी पद में रहे हो, पार्टी में रहे हो, तो उनका हमेशा अभिभावक के तौर ही मुझे आशीर्वाद मिला है और उनका प्रेम हमेशा मेरे परिवार के प्रति, मेरे प्रति हमेशा रहा है। और उसी की वजह से ही आज राजस्थान में हम जितना अच्छा काम किया हमने अल्पसंख्यक मामलात विभाग में, मदरसा बोर्ड में, वक्फ बोर्ड में, हज में हाजियों के लिए, ये तमाम चीज़ें जो हैं उन्हीं के आशीर्वाद से हुई। आपके महकमे को कब्रों का महकमा क्यों कहा जाता है? देखो, ये लोगों की ओछी सोच है, मैंने वो करके दिखाया है। जब मैं इस महकमे में जुड़ा था मात्र ये 160 करोड़ का था, आज ये 1100 करोड़ का महकमा बन गया। आज हमारे महकमे में मैंने मदरसा बोर्ड में अभी जो बताया वो तमाम चीज़ आधारभूत संरचना पहली बार हमने खड़ी की है। उसके बाद में देखो आवासीय विद्यालय जो नवोदय विद्यालय की तर्ज पे हैं, जैसे नवोदय विद्यालय में बच्चों को हम एडमिशन देने के लिए कंपटीशन होता है, तो आज जो हमने आवासीय विद्यालय खड़े किए हैं, आज वो 22-22 करोड़ के आवासीय विद्यालय हैं। आज हमारी हॉस्टल्स 3-3 करोड़ के हॉस्टल्स हैं।
आज उसमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं खुद आवासीय विद्यालय में जाता हूँ तब मुझे कितना अच्छा महसूस होता है कि पहली बार ये तमाम चीज़ें हमारा विभाग कर रहा है। इससे पहले इस विभाग में कुछ भी नहीं था। तो आज हॉस्टल्स भी हैं, आवासीय विद्यालय भी हैं, आज हम लोगों को लोन भी दे रहे हैं, बच्चों का बीमा भी करा रहे हैं। आज जो सरकारी स्कूल में तमाम सुविधाएं मिलती है वो तमाम सुविधाएं भी मिल रही हैं। आज कोई बच्चा विदेश में जा रहा है, उस विदेश में जाने के लिए हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको भाषाई ज्ञान दे रहे हैं। आज हमारे विभाग की तरफ से हमने आज राजस्थान में 900 युवाओं का चयन किया है। अरबी सीखना चाहता है, फारसी सीखना चाहता है, फ्रेंच बोलना चाहता है, चाइनीज़ बोलना चाहता है, इंग्लिश बोलना चाहता है, तो उन बच्चों को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। उनको 1500 रुपये मासिक भत्ता भी उनको दे रहे हैं कि आप 3 महीने की ट्रेनिंग लो और आप जा किसी भी देश में चले जाओ तो आपको भाषा की किसी प्रकार की तकलीफ़ नहीं हो। तो ये कब्रों का महकमा तो एक अच्छी सोच हो गई। देखो, एक वक्फ है, वक्फ आज बहुत बड़ा राजस्थान और पूरे देश में, तो वहाँ वक्फ के अंदर कब्रिस्तान भी आते हैं, ईदगाह भी आती है, वो तमाम धार्मिक प्रॉपर्टी जाती हैं जिसमें तमाम चीज़ें जो है समाज से जुड़ी होती है। तो आज वक्फ का अपना एक्ट है, तो उसमें जो हम सुविधाएं दे रहे हैं, आज 19,000 संपत्तियाँ वक्फ के अंदर, आज उनकी तमाम सर्वे करा करके हमने कंप्यूटराइज किया है, डिजिटलाइजेशन किया है। तो ये तमाम चीज़ें हुई है। तो ये कहने के लिए भले आप कब्रों का महकमा कह सकते हैं, कुछ भी अपने बयान में आप कह सकते हैं, पर मैं समझता हूँ हमने इस विभाग को जिस प्रकार से खड़ा किया है और ये विभाग जिस प्रकार से आज खड़ा हुआ है, जब आगे बढ़ेगा और इसमें तमाम लोगों को सुविधाएं मिलेगी, अक़लियत के लोगों को, तब आपको पता चलेगा कि इस विभाग में हमने क्या किया है। जी, आपके लिए सर ये भी कहा जाता है कि आप राम और रहीम के बीच कोई अंतर नहीं समझते, बल्कि आप इंसानियत को धर्म समझते हैं। इसका क्या मतलब है सर? देखो, इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है जी। ये जात पात, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये अभी बनी है। ये जात पात, कभी बच्चा जन्म लेता है, उसको पता नहीं है तो मैं किस जाति धर्म का हूँ। जब वो बड़ा होता है तब पता चलता है कि मैं फला धर्म का हूँ, हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ, बौद्ध हूँ, जैन हूँ, तमाम पंथ है। तो ये मैं इस चीज़ों पर विश्वास नहीं सकता। मेरा तो हमेशा रहता है कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। आप इंसानियत रखोगे, आप लोगों की सबको साथ लेके चलोगे। आज मैं देखता हूँ पोखरण विधानसभा में आज हमारे पास 2 लाख वोटर हैं, 25% माइनॉरिटी है, 75% अदर्स लोग हैं। आज उन सबका मुझे आशीर्वाद मिलता है। आज मैं 50% से 52% वोट लेता हूँ, तो एक किसी जाति धर्म के वोट थोड़ी ले सकता हूँ। आज सब लोग मेरे साथ खड़े हैं, इसलिए खड़े हैं कि आज हमारा सिस्टम ऐसा है। आज मारवाड़ में, पूरे देश में जो मारवाड़ है उसकी अपने आप में अलग है। आज कोई त्यौहार हो, ईद हो, होली हो, दीपावली हो, दशहरा हो, तमाम त्योहारों में, शादी में, मरने में, आज सुख दुख के अंदर एक दूसरे के आते जाते हैं सभी कौमों के। आज 10 गांव के लोगों को हम यहाँ से पहचान सकते हैं कि ये फला गांव का आदमी है, फला जाति का है, फला धर्म का व्यक्ति है और ये फला आदमी है। तो ये जो अपनायत है, ये अपनायत आपको दिल्ली में नहीं मिलेगी, हरियाणा में नहीं मिलेगी, पंजाब में नहीं मिलेगी, आपको दक्षिण भारत में नहीं मिलेगी। ये अपनायत तो सिर्फ आपको राजस्थान में मिलेगी और मारवाड़ में मिलेगी। तो यही तो हमारा भाईचारा है। आज लोग कोशिश करते हैं अपने स्वार्थ के लिए। आज लोग धर्म की बात क्यों करते हैं? आज राजनीतिक आने में बाद में ये तमाम चीज़ें हुई है। आज से पूर्व में हमारे पूर्वजों ने तो कभी ऐसी बात नहीं की। लोग साथ आठ बैठते थे। आप उसमें बच्चे की शादी किसी की हो गई, वो भले किसी राजपूत समाज का हो, चाहे मेघवाल समाज का हो, तो मुस्लिम समाज के व्यक्ति के उसकी धागा बंधवाती थी कि भाई आप इस गांव में रहते हो तो मेरे बच्चे का आप ख्याल रखोगे, आप इसके पिताजी हो, आप इसके भाई हो। तो ये परंपराएं थी और हमारे ये पूर्वजों ने ये तमाम चीज़ें बनाई थी। और आज हम भटक जो रहे हैं, वो भटक रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए। आज मुझे एमपी बनना है, एमएलए बनना है, प्रमुख बनना है, प्रधान बनना है। अपना जब स्वार्थ आता है उस समय ऊंच नीच आ जाती है, जात पात आ जाती है, धर्म आ जाता है कि ये तमाम चीज़ें जनता कभी नहीं चाहती हैं। कुछ लोग इस प्रकार का माहौल बना करके अपने स्वार्थ के लिए ये तमाम चीज़ें करना चाहते हैं। पर जनता यहाँ की समझदार है, राजस्थान की। और अभी भी मैं देखता हूँ लाख कोशिशें कर ली लोगों ने, फिर भी आज भी वो तमाम चीज़ें हमें दिख नहीं रही हैं। आज भी लोग अपनायत रखते हैं, भाईचारा रखते हैं। हर ईद में, होली में, दीपावली में सभी लोग जाते हैं, सुख दुख में एक दूसरे के सभी लोग जाते हैं। तो वो तमाम चीज़ें लोग प्रयास कर रहे हैं, पर अभी तक उनको कामयाबी नहीं मिली है। और मैं मालिक से ये दुआ करता हूँ कि ये जो अपनायत हैं, आपसी माहौल है, भाईचारा है, ये तमाम चीज़ें हमारे देश के अंदर होनी चाहिए, हमारे राजस्थान के अंदर होनी चाहिए। ये चीज़ें नहीं होगी, आप तो रशिया बहुत बड़ा मुल्क था, आज कितने टुकड़े हो गए।
आज उनके क्या हालात हो गए। तो कुछ लोग इस प्रकार का माहौल रखते हैं, पर मैं समझता हूँ उसमें ये लोग कामयाब नहीं होने वाले हैं। हमारा भाईचारा आज भी कायम है, पहले भी कायम था और कायम रहेगा। सर, हम देश में ये भी देख रहे हैं कि जातिवाद के नाम पर वोटों को बांटा जा रहा है, तो क्या ये भी यहाँ भी ये हालात है कि हिंदू मुसलमान के नाम पर यहाँ भी वोट बंट रहे हैं? जब जब इलेक्शन चुनाव आते हैं जी, कुछ तत्व ऐसे होते हैं कि इस तरह की चीज़ों के लिए वो प्रयास करते हैं और प्रयास करके अपना उल्लू सीधा करने की बात कर सकता हूँ, अपना स्वाद देखना चाहते हैं। पर जनता ने कभी इस चीज़ को नकारा है, जनता कभी इस चीज़ के साथ खड़ी नहीं हुई है। जनता ने हमेशा ये देखा है कि सामने वाला फेस कौन सा है, कौन सी पार्टी हमारे लिए अच्छा काम कर सकती है, किस पार्टी ने हमारे लिए अच्छा काम किया और आगे हमारे लिए अच्छा काम कौन कर सकता है, उस चीज़ को चुना है। क्योंकि ये तो मैं खुद खड़ा हूँ यहाँ पे, मैंने खुद ने देखा है। जब मैं 2008 में मैंने काम किया, मैं उस समय 350 वोटों से जीता था, और जब वापस 2013 का चुनाव आया, पूरे देश में मोदी जी का माहौल बना, मोदी जी के नाम से तमाम स्टेट चले गए और राजस्थान में हमारी 21 सीटें आई। उस समय एक माहौल ऐसा बना। फिर जैसे ही 2018 का चुनाव हुआ तो उस चुनाव में लोगों ने वापस इनको नकार दिया। देश में मोदी जी की सरकार थी पर लोगों का नहीं, विकास तो कांग्रेस ने किया है तो हम कांग्रेस के साथ रहेंगे। तो आज वापस आप देखें राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में बनी। तो ये तमाम चीज़ें चुनाव के समय प्रयास होती है कि चुनाव आ गया तो जाति धर्म नाम से वोट मांगना शुरू हो जाओ, चुनाव ख़त्म हो गया तो उसके बाद में ये चीज़ ख़त्म। और चुनाव जैसे आसे तो बस कहते हैं ना क्या वो बरसाती मेढक, तो बरसाती मेढक की तरह से नेता भी आते हैं और इस प्रकार का अपना वो लेके आते हैं और लोग जो है उसको नकारते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आप जात पात धर्म से नहीं, लोग जो है विकास के नाम पर वोट देते हैं और 36 कौम का सद्भावना एकता का माहौल बनाने वाले के साथ खड़े रहते हैं। क्योंकि सर 3 से 4 महीने ही शेष है विधानसभा चुनाव होने को, ऐसे में आप वो कौन कौन से मुद्दे हैं जो वो लेकर आप चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं इस बार? देखो, हमने इतना काम करा दिया मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान के अंदर। जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि विधायक लोग मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा, और वास्तव में सिद्ध करके दिखाया। आज हम गांव में जाते हैं, नहीं तो मैंने 2013 में भी देखा था, काम तो किए थे पर गांव में जाते थे तो लोगों का ऑलवेज सुनने पड़ते, उल्लाने सुनने पड़ते थे कि हमारे लिए वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये बाकी रह गया, वो आपने नहीं कराया, 5 साल का समय चला गया। तो आज वो तमाम चीज़ें नहीं मिलती हैं। आज लोग MRC कैंप चले हमारे 3 महीने, आज सीधा बेनिफिट लोगों के अकाउंट में जा रहा है। तो उसके बाद में मैं देख रहा हूँ कि लोग जो हैं पहली बार जो राजस्थान की रीति रिवाज परंपरा ख़त्म कर रहे हैं। हमेशा रहा एक बार कांग्रेस एक बार BJP, अब वो चीज़ ख़त्म हो रही है। अब लोग चाह रहे हैं कि हमारे लिए काम किसने किया। अब जितने भी अब देख रहे हैं मुझे सोशल मीडिया से या जो मीडिया के लोग मिलते हैं, वो कहते हैं कि जितने भी अब की बार सर्वे आ रहे हैं, जनता कह रही है कि अब की बार ये परंपरा ख़त्म कर रहे हैं, अब वापस एक बार कांग्रेस को हम मौका दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये जो माहौल बना है, इस माहौल से वापस मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में हमारी सरकार बनेगी। और जो विकास के काम हमने कराए हैं, लोग चाहते हैं कि ये विकास के काम लगातार चलते रहे। हालांकि सर एक शायर का शेर ये भी है कि कल सियासत में भी मोहब्बत थी और आज मोहब्बत में भी सियासत है। यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ की जनता आपको काफ़ी मोहब्बत दे रही है, आप भी उन्हें उनके हर कार्य को पूरा करवा रहे हैं बतौर विधायक के तौर पर। इसे हम मोहब्बत कहें या सियासत? देखो, कहने के लिए तो कुछ भी कह सकते हो, लोगों का प्यार तो है ही, सियासत अपनी जगह होती है, पर लोगों का दिल जीतना ये बहुत बड़ी बात होती है जी। और दिल जब जीता जाता है, जब आप अपना दिल उनको दोगे, आप उनको करीबी से देखोगे, उनके दिल के अंदर घुसोगे और उनके मन मुताबिक काम करोगे। सियासत करनी होती है तो हम जात पात के नाम से लड़ा दो, सद्भावना बिगाड़ दो, भाईचारा बिगाड़ दो, छोटी मोटी चीज़ में आपस में भाइयों को लड़ा दो, तो यहाँ ये सियासत की जाएगी। और मोहब्बत जो होती है, लोगों के दिल में जा कर के आप उनके उन मुद्दों के लिए काम करो जो उनकी ज़रूरत है। आज युवा क्या चाह रहा है? बेरोजगारी है, तो आप बेरोजगारी को ख़त्म करो, रोज़गार दो लोगों को। आप तमाम इंस्टीट्यूट ऐसे खड़े करो जो आने वाली पीढ़ियों तक याद रहे। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं तो लोगों को अपने आप उनका आशीर्वाद मिल जाता है। अपने आप दिल से जो दुआ निकलती है वही तो प्यार मोहब्बत है। तो वो तमाम चीज़ें हमने जीती हैं, क्योंकि हमने धरातल पे 5 साल चुनाव लड़ने के बाद में, ऐसा नहीं है कि चुनाव लड़ेंगे तब जनता के बीच में जाएंगे। हमने जब से शपथ लिए हैं, शपथ लेने के बाद में लगातार लोगों के बीच में रहे, हर गांव ढाणी तक पहुंचे हैं, उनके काम को देखा है।
तो ये तमाम चीज़ें हमने की हैं, तभी तो लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। अगर हम पोखरण विधानसभा क्षेत्र की बात करें, सर ये मेरा अंतिम सवाल है, तो अगर यहाँ पर वो कौन सा आपका सपना है जो अधूरा रह गया है और जो आपने अगले कार्यकाल में उसे पूरा करने की ठानी? देखो, सपने काम तो खूब रहते हैं कि भाई ये भी हो जाए वो भी हो जाए, पर जितना इन 5 सालों के अंदर हुआ है मैं समझता हूँ ये बहुत कुछ है। पर देखो, लोगों की डिमांड्स ये भी होती है कि हमारे गांव में हर गांव पंचायत बन जाए, पंचायत समितियां बन जाए, पोखरण जिला बन जाए, तो ये तमाम चीज़ें तो हैं, पर मैं समझता हूँ एक हद तक जितना मिलना चाहिए वो तमाम चीज़ें हमने दी है। आज देखो, सबसे मूलभूत सुविधाएं, पानी, बिजली, सड़क और मूलभूत सुविधाएं, ये तमाम चीज़ें जब गांव तक पहुंच जाती है तो हद तक तो हमारी तमाम मुद्दे पूरे हो जाते हैं। फिर भी देने के लिए तो एक काम हो जाए, लोग धन्यवाद दे के दूसरे दिन दूसरा काम मांग लेते हैं, तो ये काम तो कभी ख़त्म होने वाले नहीं हैं। पर एक चीज़ ज़रूर है कि अभी तक जो पीने का पानी की स्थिति जो है, जिस प्रकार से स्थिति जो अच्छी होनी चाहिए वो अभी तक नहीं हुई है। मेरा प्रयास ये है कि आज 75 साल देश का मना रहे हैं, स्वर्णिम काल मना रहे हैं, और अभी भी गांव में यदि पीने की पानी स्थिति अच्छी नहीं हो तो तकलीफ तो होती है। तो आज सबसे ज़्यादा तकलीफ मुझे इसी से है कि पीने के पानी की जो स्कीम मैं 2000 करोड़ की लेके आया, आज वो स्कीम बाढ़ में बालोतर तक पानी पहुंचा रही है और पोखरण विधानसभा के लोग अभी भी प्यासे रहते हैं। तो मुझे इस बात की ज़रूर तकलीफ़ है कि मैंने इतना पैसा खर्च करा दिया, अभी जेजेएम के अंदर ऐसा कोई गांव नहीं रहा, ऐसी कोई पंचायत नहीं रही जहां मैंने पैसा नहीं सेंक्शन कराया। अभी कहीं शिलान्यास भी हो गए, काफ़ी उद्घाटन भी मैंने कर दिए, फिर भी ऐसे काफ़ी गाँव हैं टेल के, वहाँ भी स्थिति ठीक नहीं है। तो मेरा तो यही है कि मैं वापस जब मुझे मौका जनता दे तो पीने की पानी की स्थिति यदि सही रूप से सुधर जाती है तो हद तक कई लोगों की तकलीफें ख़त्म हो जाती हैं। और बाकी मैंने एजुकेशन में, सड़क में, बिजली में, इन तमाम चीज़ों पे काम किया है। आज वाटर रिसोर्स हमारे पास नहीं है, आज सिर्फ हम पानी नहर का पानी पी रहे हैं। आज हिमालय का पानी आज बाड़मेर तक जा रहा है, पर हमारे यहाँ नीचे खारा पानी है। यदि खारा पानी नहीं होता तो हर गाँव में ट्यूबवेल काट लेता। अब खारा पानी है, इसकी वजह से हमें तकलीफ होती है। तो ये चीज़ यदि पूरी हो जाएगी तो कुछ मुझे खुशी होगी कि आज पीने के पानी की कोई तकलीफ हमारे इलाके में नहीं है। और ये भी ज़माना था, लोग पहले जब नहर नहीं हुआ करती थी, लोग जब गांव में जाते थे, जहाँ कल हम गए थे बॉर्डर इलाकेज में, परसों जब अकलवाड़ा में अपन थे, तो वहाँ लोग पशुधन वाले थे, वहाँ लोग छाछ देते थे, घी देते थे, दूध पिलाते थे। जब पानी मांगते थे तो पानी नहीं मिलता था। तो मतलब छाछ और दूध तो, घी तो उनके लिए कुछ भी नहीं था, पानी मांगा था। तो तकलीफ इसी बात की है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए। तो ये थी कैबिनेट मंत्री सालिम मोहम्मद जी से हमारी खास बातचीत। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, विधानसभा चुनाव नजदीक है और पोखरण विधानसभा से ये 2 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन अब 3-4 महीने बाद विधानसभा चुनाव फिर से होने वाले हैं और आगे की राजनीति क्या तय करती है ये वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया।